नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के बुलडोजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 वर्ष पूरे होने पर बोले। सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का समर्थन मिलने को लेकर जताया आभार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार और संगठन की टीम से मिलकर हम बेहतर काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत को पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता के साथ मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। एंट्री हुई है। मध्य प्रदेश में जब पहली बार सरकार बनी थी तब चंबल में, ग्वालियर संभाग में, यहां तक कि छतरपुर, पन्ना और सतना जैसे जिलों में भी डकैतों का आतंक था। तब हमने संकल्प लिया था कि डकैत मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे, या तो डकैत रहेंगे या शिवराज रहेगा। सारे सूचीबद्ध डकैतों के गिरोह समाप्त हो गए। सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया। प्रभावी अंकुश नक्सलवाद पे लगाया और बीच में जब सख्ती की जहां आवश्यकता पड़ी, सिमी के आतंकवादी भोपाल की जेल में थे। जेल तोड़ने की जुर्रत अगर की तो भोपाल से ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। और अब केवल यहीं का नहीं, जबलपुर में आप देखिए बहुत पहले से बुलडोजर चल रहा है। यहाँ 4 आजीवन कारावास की सजा हुई है दुष्कर्मियों को। उनके भी घर पहले तोड़े गए। और अब चाहे वो दुष्कर्मी हो, देखिए बेटियों की तरफ, माँ की तरफ, बहन की तरफ कोई गलत नजर उठाता है तो सामान्य सजा पर्याप्त नहीं है। जमानत हुई फिर आ गए। तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ऐसे अपराधी कांप जाएंगे। गरीब को परेशान करने वाले, दबंगाई से जमीनों पर कब्जा करने वाले। अब हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है और वो जमीन गरीबों के मकान बनाने के काम आएगी। जहां गड़बड़ होगी, जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ, बहन, बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाएंगे। आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश की जनता का समर्थन मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का मार्गदर्शन, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन बड़ा संबल बना है। और प्रदेश के संगठन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, संगठन महामंत्री हितानंद जी और संगठन की पूरी टीम, सरकार और संगठन की टीम मिलके आदर्श तरीके से काम कर रही है। और सरकार काम कर रही है, संगठन उन कामों को ढंग से जमीन पर ले जाने का काम कर रहा है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसके साथ ऐसी टीम है संगठन की, सरकार की, कि मिलकर हम बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन की टीम का भी आभारी हूं और प्रदेश की जनता के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में जुटे हैं। धन्यवाद। प्रदेश में विभिन्न छात्रों से भांजे भांजियां अपने मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने न्याय की उम्मीद में बुधवार को भोपाल पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सर्वप्रथम सीएम हाउस पहुंचकर अपनी मांग संबंधी ज्ञापन सीएम के नाम प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात सभी अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे और देर शाम तक अपनी मांग को लेकर डीपीआई के सम्मुख प्रदर्शन करते नजर आए। इस प्रदर्शन में संपूर्ण प्रदेश से भांजियां अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उपस्थित थीं और मामा से न्याय की गुहार लगाती रहीं।
किंतु उनकी सुध लेने वाला कोई उपस्थित नहीं हुआ। दरअसल यह मामला उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 का है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान के पद हेतु सैकड़ों उम्मीदवार जीव विज्ञान के 6 विषयों से स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं, जिन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग निर्धारित किया गया है और उन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। सर, मेरा नाम रोशिका जिरोटिया है और हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के मेरिट होल्डर से, बिकॉज हम लोग एडवांस सब्जेक्ट से, जिनको आजकल अलाइड नाम दे दिया गया है, जिनमें बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आते हैं, जिन्होंने देश को वैक्सीन दी और जो एडवांस फॉर्म है बायो का, उन्हीं को बाहर रख दिया गया है ये कहकर के हम लोग एलिजिबल नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी बायोलॉजी, जबकि सारे ही सेंट्रल स्कूल्स में अतिथि के शिक्षक के रूप में और प्रैक्टिकल एग्जामिनर के रूप में आप हमें बुलाते हैं, लेकिन जब परमानेंट नियुक्ति की बात आती है तो हमें ये कह के बाहर कर दिया गया है कि आप लोग अलाइड सब्जेक्ट है, अलाइड नहीं हुए, एलियन हो गए, जबकि हम आज तक बायो स्टूडेंट्स अपने आप को मानते आ रहे हैं और उसी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग मेरिट होल्डर्स भी है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम लोग को कितना इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है और उसके बाद हमें बाहर कर दिया गया है क्योंकि ये नियुक्ति नहीं दे सकते, तो उनके पास ऐसे बहाने दे रहे हैं जिसको कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि हम लोग ट्राइबल में नियुक्ति दे चुके हैं, 2011 में हमारे सब्जेक्ट वालों को ले चुके हैं, पर क्योंकि इनके पास पोस्ट नहीं है तो ये क्या हमें किसी बहाने से बाहर रखेंगे? पोस्ट है इनके पास, ये हमें क्यों नहीं देना चाहते ज्वाइनिंग? हमें आप हमसे हम लोग ने एग्जाम फाइट किए, हम लोग मेरिट में आए हैं। मध्य प्रदेश की बायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपर खुद बायोटेक्नोलॉजी की है, जिसको आज तक जॉब नहीं मिली है, और जो लोग प्लेन से हैं, जूलॉजी बॉटनी से, उनको आपने अंदर ले लिया है। आज आपने यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं और लिखा है आपने एक ही संकल्प एक ही नारा, क्या उद्देश्य है इसका और किस मुद्दे को लेकर आप जब तक डीपीआई से आप मिलने आए हैं यहाँ पे? हमारा उद्देश्य ये है कि हमें 2.5 से 3 साल हो गए इस जॉब का इंतजार करते करते, हम लोग हमारी लाइफ सेट नहीं कर पा रहे, हमारे करियर ग्रोथ सेट नहीं कर पा रहे, हमें कहाँ जॉब करना है, क्या करना है। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट भी आपको पता ही है कि हमारा जुडिशरी केस, अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं और वेटिंग वालों को आप अंदर लेने लग गए, अभी भी हमें साइड रखना। मैम कहाँ से स्टूडेंट आए हैं आज के धरना प्रदर्शन में? हम लोग ऑल ओवर एमपी से आए हैं, भिंड से आए हैं, हम लोग मुरैना से आए हैं, खरगोन से आए, देवास से आए, टीकमगढ़, जबलपुर, इंदौर, राजगढ़, उज्जैन। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती आज तो आप आपका अनशन में बैठेंगे? बैठे रहेंगे सर, क्योंकि हम लोग मेरिट होल्डर से मेरिट का इनको सम्मान करना चाहिए और हम लोग जैसे क्वालिफाइड स्टूडेंट स्कॉलर्स का अगर आप अपमान कर रहे हैं तो आप डिपार्टमेंट में किसकी एंट्री चाहते हैं हमें बताइए। हनुमानथाल थाना क्षेत्र में रहने वाले नियाज अहमद ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया है कि जिसकी 2 नाबालिग बेटी वसीम खान के घर में काम करती थी, जहां पर एक काम के दौरान उसने कांच का गिलास टूट गया, जिसको लेकर वसीम खान ने दोनों बेटियों के साथ मारपीट करते हुए दोनों के बाल काट दिए, जिसको लेकर उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने बाल अधिनियम के तहत वसीम खान के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। वसीम खान के पिता हाजी आमीन जमानत करवाने के लिए उसे लगातार धमकी देते हैं कि वह एक दिन हाजी आमीन द्वारा उसे रास्ते में रोककर कनपट्टी में पिस्तौल रखते हुए अपने साथ लाए हुए एफिडेविट में साइन करवाते हुए फर्जी तरीके से वसीम की जमानत करवा ली गई। बताएं क्या 25 तारीख की रात सर मैं आधारताल थाना से रिपोर्ट लिखा कर लौट रहा था। रास्ते में आमीन हाजी रोक कर और कनपट्टी पिस्टल रख कर बोले तुम्हें एफिडेविट में साइन कर दो, नहीं तुम्हें 20 किलो गांजा लगवा देंगे, ये है वो तरह तरह की धमकी देने लगे हाजी आमीन और उनके अन्य साथी। तो सर मैं यहाँ पर आया हूँ एसपी ऑफिस में आवेदन देने उनके खिलाफ सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन है ये हाजी आमीन? हाजी आमीन ये आनंद नगर बस स्टॉप के पास रहते हैं और हमारे बच्चे उनके घर में काम करते रहे, तो कांच का गिलास टूटने पर उन्होंने वसीम खान ने हमारे बच्चों के बाल काटे और मारा और बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था।
हमारी बीवी और हमने 100 नंबर डायल बुला के पुलिस उनको वहाँ से मुक्त कराया। और सर इसमें हम कार्रवाई चाहते हैं सर। हमारे थाने में इसकी आप जी आधारताल थाने में कंप्लेन है और हमसे ज़बरदस्ती एफिडेविट में साइन कराकर उनकी जमानत कराई गई, बेल कराया गया। सर उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं सर, कड़ी से कड़ी। हाँ, वसीम खान की जमानत करवाई और हामिद नाजी हमको रोककर टंकी के पास, आनंद नगर टंकी के पास रोककर करपट्टी में पिस्टल लगकर, अब पिस्टल लाइसेंसी थी या बिना लाइसेंसी थी वो मुझे नहीं मालूम, करपट्टी पिस्टल लगकर उन्हें एफिडेविट में साइन कराया हमसे और उस आधार पर उनकी बेल हो गई लड़की। आमिन हाजी है हाजी आमिन, ये क्या नाम है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वसीम खान के पिता हैं हाजी आमिन। क्या चाहते हैं सर हम इसमें सख्त कार्रवाई चाहते हैं। बस हमें बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनके बाल काटे गए सर, उनके साथ मारपीट की गई है और मेरे को बंधक बनाकर कनपट्टी पिस्टल लगकर ज़बरदस्ती सर एफिडेविट में साइन कराया गया है। नाम बताइए। नियाज अहमद गुड्डू। रांची थाना अंतर्गत गोकुलपुर पंचायती कुआं से मंगलवार दोपहर 2 बजे पीड़िता मेघा यादव और उसके पिता व परिवार न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पीड़िता मेघा यादव ने एसपी से बताया कि गोकुलपुर पंचायती कुआं में 18 मार्च होली की शाम 8 बजे आ रहे थे, तभी किसी ने रंजिशवश क्षेत्र के दबंग प्रतीक यादव, कृपाल यादव, नोखेलाल, श्याम सिंह, अमित यादव, पुनीत यादव, बाके यादव शराब के नशे में धुत होकर एकराय होकर उन्होंने बेसबॉल के डंडे और लोहे की रॉड से हत्या की नीयत से पिताजी के ऊपर हमला कर दिया। वहीं घर के सामने घटित हो रही घटना जैसे ही मेरे द्वारा देखी गई तो वहां बीच बचाव करने लगी, वहीं बड़ी बहन और मां भी बीच बचाव करने लगी, जिसको देखते हुए सभी बदमाशों ने उनके ऊपर भी बेसबॉल और रॉड से हमला कर दिया। मामला कुछ नहीं था, हम अपने घर पे थे, उन लोग की पहले से प्लानिंग थी। दारू पीकर 7 लोग आए थे और 7 लोग में पुनीत यादव, प्रतीक यादव, नौखेलाल, बाकेलाल, श्याम सिंह, कृपाल यादव, अमित यादव, इन लोग का सबसे पहले से पूरा प्लानिंग था कि होली वाले दिन अपन रात को ये काम करेंगे। मेरे पापा जब रात को घर आ रहे थे तो उनको पीछे से गाली देकर अटैक किया गया और उन पर जानलेवा हमला, सारे लोग साथ में ही टूट पड़े। जब हम लोग ने उनको बचाने की कोशिश की तो मेरी सिस्टर के साथ अश्लील हरकतें की, बाकी इतना ड्रिंक किए थे कि उनको अपनी भी हालत का कोई वो नहीं था। और किस जगह पे हुई थी? सर ये मेरे घर के पास ही हुआ था, गोकुलपुर पंचायती कुआं के पास। उसके बाद क्या लोग आपको क्या चोट कैसे पहुंची? ये चोट हॉकी और रॉड से अटैक किया और लट लिए थे, वो हमारे ऊपर चलाया है सर। मेरे पापा को तो पूरा मारने का कोशिश था, अभी भी वो कह रहे हैं कि आप जो उखाड़ सको उखाड़ लो, हम तो मर्डर करके ही रहेंगे। ये हमको जानलेवा धमकी दे रहे हैं, जान लेने की, जान से मारने की। आप लोग परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग परिवार में सर मेरे पापा हैं, हम लोग 3 सिस्टर हैं, मदर और ब्रदर मेरा छोटा है। इसके लिए आज आप लोग कहाँ आए? आज इसके लिए सर हम लोग आए हैं कि हम लोग को कुछ न्याय मिले, पर इधर से भी कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या नाम है? सर मेघा यादव। होली वाले दिन के रात की बात है, इन लोगों की पूरा पहले साजिश थी। गोकुलपुर में ये घटना घटित हुई है। इन लोगों ने रात में 10:30 बजे करीब मेरे पिताजी आ रहे थे, उन्होंने पीछे से हमला किया। जैसे ही हम बाहर निकले हम बचाने के लिए, तो वो सीधे सारे के सारे और सब अपने हथियार लिए और सीधे टूट पड़े हम लोग पर गाली देते हुए, जिसमें कि अमित यादव सीधे मुझ पर झूम गया है। उसने फिर मेरे को लास्ट तक उसने छोड़ा ही नहीं है सर, वो लास्ट तक वो सिर्फ मेरे को पकड़ा था, मेरे को मार रहा था। जब पापा बचाने आए तो पापा के ऊपर उन लोगों ने पुनीत यादव, प्रतीक यादव, इन लोगों ने रॉड से और हॉकी स्टिक से हमला किया। जैसे ही सिस्टर ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी सर में घात वो बहुत ज़्यादा चोट आई हैं। ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं? ये लोग पड़ोसियाँ कुछ नहीं करते हैं, लोग गुंडागर्दी में रहते हैं सर और थोड़ा सा राजनीति में रहते हैं, जिसके दबाव के कारण हमारे ऊपर कोई मतलब जो हमारी कार्रवाई जो होनी चाहिए उचित कार्रवाई वो नहीं हो पा रही है इनके दबाव के कारण। इसके लिए आज आप लोग कहाँ पे आए? हम इसके लिए आज एसपी ऑफिस आए हैं, एसपी सर से मिलने के लिए आए हैं कि शायद यहाँ से कुछ हमको न्याय की उम्मीद है कि कुछ करें। आपका नाम बताइए। आपका नाम? कामनी यादव है मेरे। क्या भाजपा संगठन में नारा लगाया जाता है कि बड़े चलो बड़े चलो। वर्तमान समय में सत्ता और संगठन के बीच चल रही उठापटक में भाजपा नेता भी अब जल्दबाजी में सब कुछ हासिल करने की जुगाड़ लगा रहे हैं। मामला पन्ना जिले का है। जिला भाजपा मंत्री अमिता बागरी, जो कि गुनोर विधानसभा क्षेत्र की टिकट हासिल करने में लंबे समय से ठगी का शिकार हो रही हैं। भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने स्वयं आरोप लगाया है कि ग्वालियर डबरा निवासी भाजपा नेता युवा मोर्चा ग्रामीण का पूर्व जिला महामंत्री कृष्णा गुर्जर ने उनसे विधानसभा की टिकट दिलाने और आयोग में नियुक्त कराने के एवज में लाखों रुपए की लंबे समय से मांग कर रहा था।
पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में अमिता बागरी ने स्वयं बताया कि आरोपी के सशस्त्र उन्हें होटल बुलाया गया और अनैतिक संबंध बनाने की मांग भी रखी है। क्या वजह थी, किसकी एफआईआर कराई? ये कृष्णा सिंह करके कल मुझसे लगातार फ़ोन पे बात कर रहा था और अनावश्यक बातें, अनावश्यक प्रलोभन देना कि पार्टी में हम आपको नया पद दिलवा देंगे और बड़ी पोस्ट पे बैठाएंगे, आपको दिल्ली लेवल के लोगों से मिलवाएंगे, उसके लिए पैसे की डिमांड करना और कुछ कंप्रोमाइज़ की बातें उसने की। और उसने मुझे मिलने मोहन राजविलास बुलाया, वहाँ पे भी उसकी जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति, वो ठीक नहीं लग रही थी। जब मैंने उससे बात की, उसने अपने जो भाव व्यक्त करे थे वो सही नहीं थे, जो मेरे कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची है। और वो पार्टी की जो हमारे विषय की बता रहा था कि हम संगठन की तरफ से सर्वे कर रहे हैं, तो भाजपा संगठन ऐसा कोई सर्वे कराती नहीं है। तो इसके विषय में मैंने अपने प्रदेश लेवल में प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचित किया किस तरीके का फर्जी आदमी घूम रहा है भाई साहब, और वो लोगों को, महिलाओं को, उसने और भी कई महिलाओं के नाम लिए पन्ना ज़िले में जिनसे वो पहले भी बातें कर चुका है और उनको ब्लैकमेल कर चुका है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुरंत मुझे कहा कि आप जाके इसकी एफआईआर कराएं और जो जो कुछ आपके संग घटनाक्रम हुआ है वो सारा घटनाक्रम बताएं। कुछ आर्थिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी? हाँ, वो मुझसे पैसे की डिमांड, आर्थिक स्थिति, उसने कहा कि अगर आप किसी को बताती हैं ये बात या किसी से शेयर करती हैं तो फिर आपको जो मैंने कॉल्स किए हैं उसके बेस पे मैं आपको फिर ब्लैकमेल करूंगा। उसने 5 लाख समथिंग की डिमांड बोल रहा था। अच्छा, बीजेपी जो पार्टी अनुशासित मानी जाती है, तो बीजेपी का भी नाम उपयोग किया गया है और माना जा रहा है कि जो सुना है अभी कि बीजेपी का पदाधिकारी भी रहा है आरोपी। पदाधिकारी तो वो नहीं है अभी, पहले कभी रहा हो तो नहीं इसकी जानकारी है, छानबीन में पुलिस देखेगी। लेकिन पार्टी का नाम तो कोई भी यूज़ कर सकता है और आज के समय हमारी पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, तो उसके नाम पे ऐसे कई ब्लैकमेल लोग करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। उसने भाजपा का जो नाम और जो उसने संगठन के विषय में बताया, तभी हम समझ गए थे कि वो जो हमारा संगठन जिस तरीके से चलता है वो उसकी पद्धति नहीं थी जो वो बता रहा था। अच्छा, आज कोतवाली में एफआईआर कराई है? जी, आज ही हुई है। क्या नाम है? अमिता बागरी, जिला मंत्री हूँ भाजपा से। क्षेत्र के प्रसिद्ध 725 वर्षों से चले आ रहे बाबा गरीब नाथ के मेले का शुभारंभ मंगलवार को रंग पंचमी के प्रारंभ हो गया है। बाबा गरीबनाथ धाम पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। कोई भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए उतावला हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही ग्रामीणों के द्वारा समाधि स्थल पर 81 फीट ध्वज को उतारा गया और समाधि स्थल का जो गड़ा था उसमें पिछले वर्ष के नारियल, पान, सुपारी को बाहर निकाला गया। आश्चर्य की बात तो यह रही कि जो पिछले वर्ष भक्तों के द्वारा पूजन सामग्री बाबा की समाधि स्थल पर चढ़ाई गई थी, वहां उसमें से वैसे ही सामग्री बाहर निकाली गई। बाबा के ध्वज को 9 पार्ट से कारीगरों के द्वारा रंगाई पुताई करके सुंदर सजाया गया। बाबा के दरबार में दर्शन का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, जो देर रात तक ध्वजा चढ़ाने के बाद ही अनवरत रूप से चलता रहेगा। ये बाबा गरीबनाथ का मेला परंपरा से यहाँ पे लगाया जाता है और यहाँ पे करीब 30 से 40 हज़ार की भीड़ आती है और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित की है और हमने 4 कार्यपालक दंडाधिकारी की भी ड्यूटी लगाई है और पुलिस की भी ड्यूटी लगी है। पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। बाद में जो कुछ यहाँ का सारा दृश्य देखा उससे बहुत अच्छा, उनको बहुत प्रसन्नता हुई है, आनंद आया है। वास्तव में ये परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है और ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है, ये सत्यता है कि बाबा गरीबनाथ जी एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर समाधि ली और समाधि लेने के बाद में केवल वो अपने आप को मुक्त नहीं किया, उन्होंने तो आम जनता के साथ में उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा और आज तक भी उनके विषय में यह सभी लोग जानते हैं, मान्यता है कि जो जो उनके सामने प्रार्थना करके अपनी मन्नत करते हैं या जो जो संकल्प करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो, वो लोगों की कामनाएं, इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग बिल्कुल अपना सारा कामकाज छोड़कर बड़ी श्रद्धा के साथ में, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, सब आनंद के साथ में बाबा की छत्र छाया में प्रसन्न होकर के उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं और इस धार्मिक आयोजन का लाभ ले रहे हैं।
शासन से मेरा अपना आग्रह है कि ऐसे विषयों को लेकर के शासन थोड़ा और संवेदनशील होकर के इन स्थानों पर बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो भी चाहिए वो व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी तरफ से भी मैं आश्वासन देता हूँ कि इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो आगे के लिए हम लोग इसमें सहभागी बनेंगे, सहयोग करेंगे। जो गरीबों के नाथ के रूप में और जिन्होंने एक संत के रूप में इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करी है और गरीब नाथ जी का जो पाठ हमेशा निकलते हैं और फिर चढ़ते हैं, तो इसमें जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो विश्वास, क्योंकि हमारे लिए सबके लिए गरीब नाथ जी एक आस्था, विश्वास और भरोसे की चीज़ है और हमेशा उनके ऊपर भरोसा करके कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमेशा कामना करते हैं। मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और इस दर पे कामना करिए कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों का बेहतर फसलें हों, फसलों के दाम मिले, बेहतर उनके जीवन के अंदर, सबके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आए, वैभव आए, ऐश्वर्य आए और जिस प्रकार का आशीर्वाद गरीब नाथ जी का इस क्षेत्र के ऊपर बना रहता है, ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और कहीं ना कहीं लोगों को विपत्ति से दूर हो और कहीं ना कहीं आशीर्वाद के माध्यम से लोगों के धन्य धान सुख समृद्धि पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, आज का दिन बीजेपी के महत्वपूर्ण दिन है। आज सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले कार्यकाल को मिलाकर सुशासन के और 2 वर्ष स्वर्णिम है। इसीलिए सीएम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि एमपी को बचाने के लिए सरकार बनी है। कोरोना के कठिन दौर में सरकार और सीएम के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया था, ऐसे समय में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। संवेदनशील सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सफलतम प्रयोग भाजपा की सरकार ने इन 2 वर्षों में किया है। कई प्रकार के अवरोध आने के बाद भी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनवरत जनता के कल्याण के लिए काम करता चली आ रही है। कोरोना संकट में सभी वर्गों के लिए सरकार ने काम किया है। शब्दों में कभी राकेश जी, भावनाओं में कभी कभी चीजें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बजट के अंदर चाइल्ड बजट का पहली बार प्रावधान मध्य प्रदेश ने किया। उसके आधार पर बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है और सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन करके जो 10% आरक्षण उनको तो था ही, ओबीसी के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिजर्वेशन से लेकर के उनके हितों की रक्षा हर समाज वर्ग के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 2 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, इसलिए मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बधाई देता हूं। और प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए 25 लाख जनजाति बच्चों को 481 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के साथ आज मैं अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को 600 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का जो प्रावधान किया है, ये आज इस मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उस दिशा में भी उठाए हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश के अंदर 41 लाख हो गई हैं। वो पिछले सरकार के कार्यकाल भी होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के इन 2 वर्षों के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार जो 15 महीने की थी, उसने लाडली लक्ष्मी से लेकर के कन्यादान योजना से लेकर हमारे गरीबों, उन बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन की योजना को भी बंद करके उनके अधिकार को छीना था। लेकिन 2 वर्षों के अंदर फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने शुरुआत की और उनको हक और अधिकार देने का काम किया। 41 लाख बेटियां आज लाडली लक्ष्मी बनकर के खड़ी हैं। तो दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि जो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व की सरकार थी, मिस्टर बंटा ढार की, 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। आज मध्य प्रदेश के अंदर 42 लाख हेक्टेयर सिंचाई के आधार पर मध्य प्रदेश का दृश्य इसलिए बदला है। राकेश जी हमारे बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के वो सांसद यहां पर हैं। बुंदेलखंड पर केवल लोग राजनीति करते रहे, घर में आएंगे, किसी के यहां ठहरेंगे, बाद में पता लगा टॉयलेट भी निकाल के लेके चले जाएंगे। ये भी करने वाला कांग्रेस का जो नेतृत्व था, आज मुझे गर्व है देश के प्रधानमंत्री पर और माननीय मुख्यमंत्री पर कि इतने वर्षों का विवाद कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो अटल जी का सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने म्यूचुअली बैठ करके जो विवाद का निपटारा करके आज जो मध्य पूरे 44,605 करोड़ की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार के प्रयासों से वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना के संकट में भी काम नहीं किया हो। चाहे वो किसान होंगे, चाहे नौजवान होंगे, चाहे हमारी बेटियां होंगी,
चाहे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर हर समाज वर्ग के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ, सबके विश्वास पर भी मैंने जोर दिया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा आइडियल राज्य है कि हर समाज वर्ग के विश्वास को जीतने का काम भी पहले भी हमने किया, इन्हीं 2 वर्षों में और ज्यादा किया है कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे अल्पसंख्यक भाई और बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जागृत इस सरकार की योजनाओं के आधार पर हुआ है। इसलिए मैं इस दिशा में जब बात करने का प्रयास करता हूं कि जन कल्याणकारी हमारी जो योजना है उसकी एक लंबी श्रृंखला केंद्र से लेकर के राज्य की सरकारों में इन 2 वर्षों में जो बेहतर इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। शिवराज सरकार के 2 वर्ष में प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने की बजाय हर दृष्टि से पीछे हो गया है। इन 2 वर्षों में किसी भी वर्ग का कोई भला नहीं हुआ, हर वर्ग परेशान हुआ है। सिर्फ इवेंट आयोजन के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम इन 2 वर्षों में जमकर हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अपने जारी एक बयान में कहा कि इन 2 वर्षों से प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने के बजाय हर दृष्टि से पीछे ही गया है। इन 2 वर्षों में प्रदेश में किसी भी वर्ग का कोई भला नहीं हुआ, बल्कि हर वर्ग परेशान ही हुआ है। 2 वर्षों से सिर्फ इवेंट आयोजन के नाम पर ही प्रदेश जनता को गुमराह करने का काम हुआ है। शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए। यदि 2 वर्षों की बात करें तो उपलब्धि शून्य। 2 वर्ष में प्रदेश में किसी भी नागरिक का कोई भला नहीं हुआ है। विकास की दृष्टि से प्रदेश आगे नहीं गया, बल्कि प्रदेश शर्मसार हुआ है, प्रदेश पीछे गया है। यदि बात करें तो इन 2 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा परेशान किसान हुआ है। किसान को न खाद बीज मिल पाया है, न उसको फसल बीमा का लाभ मिल पाया है, न उसको उसकी खराब फसलों का मुआवजा मिल पाया है। और तमाम दावे जो किसान की खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर, आय दोगुनी को लेकर किए गए थे, सब धराशायी हुए। बात करें तो युवा सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। युवा की बात करें तो रोजगार 1 लाख प्रतिमाह देने के दावे किए गए थे, और इस 2 वर्ष के अंदर यदि बात करें तो हमने ग्वालियर और उज्जैन की हालत देखी कि 40 पदों के लिए किस प्रकार 20,000 उच्च शिक्षित जो युवा है वो नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे, लाइनों में लगे रहे। यदि बात करें तो कोरोना का काल हमने देखा शिवराज सरकार के 2 वर्ष में हजारों लाखों लोगों की मौत हुई, कुप्रबंधन से, ऑक्सीजन इलाज, बेड इलाज के अभाव में, वो हमने देखा। यदि बात करें तो महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। प्रतिदिन 23 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती। कुपोषण की बात करें तो आंकड़ा 10,32,000 पे पहुंच गया है। यदि बात करें तो ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा दमन की घटनाएं 2 वर्षों में हुई है। नेमावर की, खंडवा की, खरगोन की घटना हमने देखी। ओबीसी वर्ग को कमलनाथ सरकार ने उसके आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया, लेकिन इन 2 वर्षों में आज भी शिवराज सरकार इस वर्ग को उसका लाभ नहीं दे पाई। यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जो कर्मचारी वर्ग आज नाराज है, वो अपने डीए की मांग कर रहा है, वो अपने एरियर की मांग कर रहा है, पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, पेंशनर्स मांग कर रहे हैं, आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हक की मांग कर रहे हैं, और सरकार उनकी मांग मानने की बजाय उनका दमन कर रही है। यह शिवराज सरकार के 2 वर्ष की वास्तविकता है। यदि बात करें तो इन 2 वर्षों में हर वर्ग शिवराज सरकार में परेशान हुआ है, और सिर्फ शिवराज जी 2 वर्षों में अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, अंतरकलह में जूझते रहे। एक भी ऐसी उपलब्धि सरकार के खाते में नहीं जिससे वो बता सकें कि प्रदेश आगे बढ़ा है, प्रदेश के खाते में उपलब्धि दर्ज हुई। हर वर्ग परेशान हुआ है। यदि बात करें तो प्रदेश में कर्ज का आंकड़ा बढ़ा है, 3 लाख करोड़ के करीब कर्ज पहुंच गया है। बात करें तो प्रदेश में दूध महंगा हो गया, शराब सस्ती हो गई, महंगाई चरम पर है। ऐसी कई असफलताएं शिवराज सरकार की जो 2 वर्ष के उनके खाते में दर्ज है। कमलनाथ जी ने आज इसी पर सवाल उठाए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।